नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं मुंबई से भाऊ तोरसेकर जी के साथ और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाऊ प्रणाम, बहुत स्वागत है हाँ, आपका। नमस्कार नमस्कार। भाऊ, ये जो बेनजीर भुट्टो का बेटा है जो इस समय मंत्री है वहां पर, वो एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहा था कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या खून बहेगा। बड़ा जोशीला भाषण दे रहा था वो। हम्म। और अभी जब ये 9 और 10 तारीख की रात को उनके 11 एयरबेस को हमने उधेड़ करके रख दिया, तो उसके बाद वही अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर के रो रहा था कि ये रात को कौन हमले करते हैं, रात को तो कायर हमले करते हैं, डरपोक हमले करते हैं। ये इनका रोआ रट क्यों शुरू हो गया? क्या इनको पता नहीं था कि भारत क्या हाल करने वाला है अगर आप नहीं सुधरे तो? देखो, एक बात होती है कि हर कोई केस होता है, उसमें आपके पास कितने भी बड़े सबूत हो, दूसरी साइड जो होती है, दूसरा पक्ष होता है, वो अपनी साइड रखता है। तो हम यहाँ बोलते हैं ना, गिरे तो भी टांग ऊपर। तो बोलेंगे रात को ये क्यों किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो देखो, जब लड़ाई होती है उसका मतलब रूल्स नहीं होते। लड़ाई का मतलब क्या है? लड़ाई रोकने के लिए ही, खून बहाने के रास्ते रोकने के लिए ही कानून या रूल्स होते हैं। अब जब आपने रूल नहीं पाया है, पाला है, आपने दिन दहाड़े महिलाओं को और निहत्थे को शिकार बनाया है, तो रूल खत्म हो गया। तो फिर रात की और दिन की बात क्या करें? ये मुसलमान है कि नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो दिन दहाड़े लड़ाई करे, ये तो हिंदुओं का सनातनी तरीका है। भाई, सूरज ढल गया, युद्ध विराम, फिर कल सुबह से युद्ध शुरू होगा। तो ये तो हम पालते थे ना, ये नहीं पालते थे। ये रात को आकर धावा बोल देते थे, और वैसे उन्होंने हमको हराया, इतना कुछ किया है। तो ये अब बोल रहा है, सनातनी भाषा बोल रहा है। ये रात को तो चोर आते। अरे तेरी 10-50 पुरखे रात को ही चोरी करने जैसे आ गई ना। तो छोड़ दो, ये बच्चा पगला है, उसको कुछ क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन सिंदूर का मतलब समझा नहीं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सुहागरात होता है। तो सुहागरात क्या दिन में मनाएंगे? सुहागरात तो रात ही मनाएंगे। तो भर दिया सिंदूर। अभी मांग में तो सिंदूर भरा भरा है, अभी तो सुहागरात बाकी है, उसको समझना चाहिए। लेकिन ये इलीगल अफेयर करने वाला इंसान है, उसको सुहाग सिंदूर सुहागरात ये बात क्या समझेगी? भाऊ, ये राजनाथ सिंह का एक बयान आया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये तो अभी ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अभी एक मेजर जनरल का भी मैं बयान सुन रहा था, लगभग यही बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि अभी तो विकराल रूप देखना बाकी है पाकिस्तान को। इसका मतलब ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते रहे कि ये बदला हुआ भारत है, ना पाकिस्तान समझ पाया, ना ट्रंप समझ पाया, ना पश्चिमी जगत समझ पाया। और मुझे तो कई बार लगता है हमारे यहाँ का विपक्ष भी नहीं समझ पाता है कि जब प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते हैं कि ये बदला हुआ भारत है। कई बार उनको जुमलेबाज कह दिया जाता है, कभी फेंकू कह करके अपमानित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब तो सबकी समझ में आ गया होगा कि हाँ, ये बदला हुआ भारत है। देखिए, मुझे 10-12 साल पहले की बात होगी। अमेरिका की एक अच्छी टीवी सीरियल थी, फुल हाउस करके। ये 3 बच्चे हैं, लड़कियां हैं तीनों, और उसकी उनकी माँ मरी है और उनका बाप उनको संभालता है। तो उसका साला और उसका एक दोस्त उसे मदद करने आते, और ये 3 बच्चियों को ये 3 बिन शादी के लोग संभाल रहे। तो उसमें जो बिल्कुल छोटी बच्ची थी, है ना, 3-4 साल की बच्ची है,
तो एक दिन ऐसा होता है कि कोई भी बाहर से अंदर आ गया घर में, तो वो बोलते देयर इज अ कार इन अ किचन, तो सब उसका मजाक उड़ाते थे, अरे किचन में कार कैसे होगी। और थोड़ी इधर उधर बात करके किचन में जाते तो असलियत कार घुसी है किचन में, ठोक दिए। फिर दूसरा आता है, वो बोलते है देयर इज अ कार इन अ किचन, वो उसके सब मजाक उड़ाते हो। और बाद में वो हमेशा 4-5 बार होता है और वो बोलती है कि नो बडी लिसन्स टू मी, यानी वो सच्चाई बोल रही है। उसकी जो मजली बहन होती है, वो कोई कार चलाने की कोशिश करती है पार्किंग में और किचन में कार घुस जाती है। अब वो बच्ची और तो उसकी मझली बहन है, उसको पता होता है, लेकिन बाकी उसकी बड़ी बहन भी आते हैं, देयर इज अ कार इन किचन, तो उसका मजाक उड़ाती है। और आखिर में वो हर बार वो छोटी बच्ची बोलते नो बडी लिसन्स मी। तो मोदी वो छोटी बच्ची है, वो बार बार आने वाली परिस्थिति के बारे में बोलते हैं, लेकिन सुनने को कौन तैयार है ये क्या मजाक है, ये बच्चा है, ये जुमला है। तो कभी कभी हमको छोटी बातें भी सुनना और समझ लेना जरूरी होता है, पर इनको थरूर भी पता नहीं चलता, इनको जरूर कैसे पता चलेगा। मैंने एक वीडियो बात डाल दी कल या आज, हर एक फ्रेंड थरूरी होता है। एक एयरटेल की ऐड होती थी, मालूम है, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, कि अपने फ्रेंड के लिए एक ग्रुप बनाकर एक सिम कार्ड फ्री लो। तो उसमें उसको कैच लाइन टैग लाइन थी, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। तो मोदी ने दिखाई दिया हर एक फ्रेंड थरूरी भी होता है। अब एक माथापच्ची कर रहे हैं कि थरूर को क्यों ले लिया। तो बात यह कि बहुत कुछ होने वाला है। और आपने जो शुरू में बोला कि राजनाथ बोले कि भाई ये तो ट्रेलर है, मैं तो मानता हूं कि ट्रेलर 6 और 7 मई का था, वो सॉरी ट्रेलर 10 का था। 6 और जी 7 को जो था ना, उसको आजकल के जमाने में टीजर बोलते हैं। जाग जाओ, अलार्म है, जाग जाओ। अगर ये सही है। जागे नहीं तो ट्रेलर हो गया। और उतने में क्या बोलते हैं 8-9-10 कुछ हवाई अड्डे उड़ गए, अब जाके इनकी नींद खुली है। तो बहुत कुछ होना है। देखो एक बात है, मैं मानता हूं, आपने कहा कि दुनिया को समझा दिया, ट्रम्प को समझ में नहीं आया वगैरह वगैरह बोल रहे। मैं पिछले 5 साल 4 साल से एक बात बोल रहा हूं, उसमें से वो एक अबे चला गया जापान का, वरना नेत्यानाहू, नरेंद्र मोदी, अबे और उस का ट्रम्प मिलकर दुनिया की वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं। मैं पिछले 6-7 साल से बोल रहा हूं। तो इसकी शुरुआत है। अब हम देखेंगे कि किस ढंग से हुआ है जो कुछ हुआ है। अभी कल की बात है, मैंने ये देखा कि अमेरिका पेंटागन डिमांड कर रहा है भारत के पास कि भाई आपने किस ढंग से ये किया, हमको भी समझाओ। पेंटागन कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया में कंटिन्यूस कहीं ना कहीं जंग में अटकी हुई अगर कोई सेना है तो अमेरिका की सेना है। और उनका जो पूरा चाणक्य है उसका नाम पेंटागन है। और ये पूछ रहे कि आपने चाइना के हवाई जहाज कैसे गिराए, अमेरिका के कैसे गिराए, चाइना की जो मिसाइल थी वो पूरी की पूरी एक जिंदा ना फटी हुई मिली है, 3 कुछ मिले। जी तो उसकी जानकारी हमें दे दो, किस ढंग से आपने राफेल का डमी बनकर छोड़ा और इनके रडार को उल्लू बनाया, वो हमको समझाओ। ये सब आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये 10 साल से मोदी जो बताना चाहते ना राहुल गांधी समझ पाए। हम तो राहुल गांधी को पप्पू समझ बैठे, लेकिन आज पता चलता है कि जो जो मोदी को मजाक उड़ा रहा था वो हर एक पप्पू बना दिया मोदी ने उनको। पप्पुओं की कोई कमी नहीं है पूरी दुनिया में। हाँ, वो हम तो सुनते आए कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो ये कहावत जो है, ये वचन जो है, वो मोदी ने सच करके दिखाया। अब देखो डरे कितने हैं। अब कोई भी न्यूक्लियर वॉर की बात नहीं बोल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखो तो एक्चुअली इंडिया दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है। बोला उसके सब न्यूक्लियर वॉर हेड्स है, वो तुम न्यूट्रलाइज करो, नहीं तो हमको काम करना पड़ेगा। ये धमकी है, बोली नहीं गई है। मैं जो शब्द बोल रहा हूं ये भारत ने कहीं भी नहीं बोले हैं,
लेकिन जिस ढंग से किराना हिल्स में एक हमला किया गया है, वहां से थोड़ी थोड़ी रेडिएशन लीक हो रही है, उसके बाद दुनिया चौंक गई है, चौंक गई है। तो भारत ने यह दिखा दिया कि अगर इससे आगे पाकिस्तान कोई छेड़खानी करेगा तो डायरेक्टली पिन पॉइंटेड हमला कहां होता है वो समझ लो। बोलते हैं ना, समझने वाले को इशारा काफी होता है। तो ये देर से आए दुरुस्त से आए, अब उनको पता चला कि मोदी क्या है और मोदी के पीछे जो इंडिया खड़ा है। और एक बात समझ लो, जिस ढंग से ये सब हुआ, वो टर्की के कुछ ड्रोन्स थे और कोई अजरबैजान का कुछ था, या वो लोग खुले आम पाकिस्तान के समर्थन में आए, तो भारत, मोदी सरकार या भारत सरकार ने तुर्की या अजरबैजान के खिलाफ कोई एक्शन इमीडिएटली नहीं ली। एक्शन किसने ली? आम जनता ने ली। वो टूरिस्ट एजेंसियां है, कोई मार्बल इंपोर्ट करने वाला है, कोई सेव इंपोर्ट करने वाला है, या बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करने वाला है, वो अजरबैजान से कुछ कालीन इंपोर्ट करने वाला है, या उधर टूरिस्ट भेजने वाला है। इन लोगों ने पहले डिसीजन ले लिया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाद में उनको फॉलो किया। तो किस ढंग से एक है तो सेफ है, ये हरियाणा के चुनाव में बुलडोजर बाबा बोला था, तो लोगों ने उसको कैसे सर पर उठाया है ये समझ लो। इसका मतलब भारत की भूमि, भारत की सरकार, भारत की पार्लियामेंट, भारत का सुप्रीम कोर्ट माने इंडिया नहीं है। इंडिया का मतलब एक एक इंडियन जो मिलकर मुट्ठी बन जाती है। तो ये सबसे बड़ा सबूत है। और जब ऐसी मुट्ठी बन जाती है तो उसके बाद हथियार कौन सा है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। वो मिसाइल है या एंटी एयरक्राफ्ट गन है या ड्रोन है या तोप है या राफेल है, ये सब बातें छोटी हो जाती। देखो, गांधी जी का एक वचन मैंने बहुत बार सुना है, पढ़ा है और लिखने में भी कोट किया है। वो ये है, यू फाइंड द पर्पस। अगर अच्छा आपका उद्देश्य है, आपका एम, आपका ध्येय अच्छा है, तो वो ढूंढ लो। मीन्स विल फॉलो, फाइंड द पर्पस, मीन्स विल फॉलो। अगर आपकी कोई निर्णय जो है, आपका कोई ध्येय है, वो उदात्त है, तो उसके पीछे ताकत और सामान आके खड़ा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आप खुद किसी भी साधन को वेपनाइज कर सकते हो। वो करके दिखाया। भाऊ, ये जो आपने किराना हिल्स की चर्चा की है, शुरू में तो डिनायल मोड में थे सब, और ये सफाई भी दी गई कि नहीं कोई रेडिएशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई वैसा नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि इजिप्ट का भी जहाज वहां देखा गया, अमेरिका का जहाज भी वहां देखा गया, और जिस तरीके से एक एक जकोबाबाद में जिस तरीके से वहां पर अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो तबाह हुआ, और चूंकि ये वो स्टेशन है, वो बेस है जहां से 26 इसके 9/11 की घटना के बाद अफगानिस्तान पर अटैक किए गए थे अमेरिका के द्वारा। उसने बेस बनाया था जाकोबाबाद को। इन दो जगहों को जो हिट किया गया है, क्या उससे इतनी परेशानी हुई है डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को? नहीं, उसकी परेशानी नहीं है, मैं नहीं मानता। देखो, एक बात होती है ना, जब कोई 2-3 लोग होते, हमारे मराठी में एक बढ़िया कवि थे, लेखक, प्रोफेसर थे, विंदा करंदीकर। उनका एक अच्छा आर्टिकल हमको स्कूल में बच्चे थे तब पाठ करके था टेक्स्ट बुक में। तो उन्होंने, उसका हेडिंग था अंदर के बाहर के, अतले अड़ी बाहर से। तो बोलता है ट्रेन में, हम ट्रेन जहां से छूटती है, ट्रेन फुल है, जब नेक्स्ट स्टेशन आता है तो उस स्टेशन के लोग अंदर घुसना चाहते तो रोका जाता है, लेकिन बुझ जाते तो अंदर आ जाते हैं। ऐसे होते होते 4-5 स्टेशन के बाद जो पिछले स्टेशन से आए वह अगले स्टेशन वालों को रोकना चाहते। तो बिल्कुल वही बात है कि हम 4-5 बड़े देश है, महाशक्ति है, उनको और एक नहीं चाहिए जिसका नाम भारत है। अब मोदी का तरीका समझ लो आप।
मोदी मोदी 10 साल से इनको रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आज की दुनिया में भारत एक बाहुबली है, आपको मानना पड़ेगा, आपको वीटो पावर देना पड़ेगा। अब नहीं दोगे तो ठीक है, घुसकर मार सकते हैं, तो घुसकर वीटो भी ले सकते हैं, और नहीं दोगे तो हम अल्टरनेटिव यूनो बना सकते हैं। इसके लिए आपको पहला डिमोलिश करना पड़ेगा। तो समझ में इनके आ रहा है अमेरिका में, ये अपना ही बाप बनने जा रहा है, अपना ही बाप बनने जा रहा है। जैसे तालिबान पाकिस्तान का बाप बन बैठा है, तो ये शायद उसके लिए डर गए। वो क्या जाकोबाबाद के सिवा अजरबैजान से भी काम कर चला सकते हैं अमेरिका, पर वो बात नहीं है। कैपेसिटी अगर भारत की बढ़ रही है तो ऐसे में शायद अमेरिका और चाइना भी इकट्ठा हो सकते हैं भारत के खिलाफ डिप्लोमेटिकली, क्योंकि एक तीसरा भागीदार नहीं चाहिए। आज तक साउथ ईस्ट एशिया में, मध्य एशिया में अमेरिका की चलती रही, फिर चाइना खड़ा हो गया, अब दोनों में है। अगर दोनों में तीसरा कोई आता है तो वो बोलेंगे भाई दोनों मिलकर इसको रोकेंगे, क्योंकि कम से कम 50-50 तो है। ये घुस गया तो 33% हो जाएगा। तो अमेरिका डिस्टर्ब उसके लिए है, उसके लिए। RIC की बात चल रही है, रूस, इंडिया, चाइना। नहीं नहीं, देखो मोदी सबको सबके साथ खेलता रहता है, ये आप पक्का समझो। ये हम लोग मराठी है, हम शिवाजी शिवाजी बोलेंगे, लेकिन शिवाजी मतलब एक रणनीति होती है। जो 6-7 सुल्तान नवाब थे, एक के साथ हाथ मिलाकर दूसरे का खात्मा करना, यही शिवाजी महाराज की हमारे रणनीति होती थी। तो बिल्कुल उस रणनीति पर मोदी चल पड़े हैं, और हमारे यहाँ के शिवाजी के नाम पर हमेशा राजनीति करने वाले ये तो महाराष्ट्र का अभिमान, अस्मिता लेकर बैठे। अरे लेकिन उनकी रणनीति देखो क्या है, जिस ढंग से वो रणनीति चला रहे हैं। तो कभी चाइना के साथ हाथ मिलाएंगे, कभी तुर्की के साथ हाथ मिलाएंगे, कभी सऊदी के साथ हाथ मिलाएंगे। जब मेरी जरूरत है उस हिसाब से मैं सबसे हाथ मिलाऊंगा। आप हाथ मिलाते हैं तब आपको पता नहीं होता। आपको याद है जब वैक्सीन का टीका लगाने का कार्यक्रम शुरू हो गया, तो भारत ने तालिबान को भी, ब्राजील को भी टीके भेजे थे, याद है ना आपको? जी तो जी। उस वक्त ये कांग्रेस वाले क्या रो रहे थे, हमारे बच्चे के टीके विदेश भेज दिए, रो रहे थे। आज वो काम आ रहे हैं। तो उस वक्त पता नहीं चलता। अब तुर्की में भूकंप आ गया, अर्थक्वेक हो गया, तो सबसे पहले वहां कौन पहुंचा था मदद लेकर? इंडिया। और आज अगर उसने खिलाफत की है खलीफा होने के लिए, तो उसको जूते मारने वाले भी हमारी जनता है। तो जनता के मन में ये भावना उछल कर आए, इसीलिए तो वो मदद 1-1.5 साल पहले भेजी थी। वो समझना, राजनीति एक एक सेकंड के लिए होती है, आइसोलेटेड करके आप नहीं दे सकते। आपको पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी, पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी। चिकन नेक बहुत सालों से हम सुन रहे। अब अगर बांग्लादेश के पास सिलीगुड़ी में युद्धाभ्यास हो रहा है, 1 लाख से ज्यादा हमारी सेना उधर तैनात की गई है, तो उसी वक्त बांग्लादेश का भी एक चिकन नेक है जो चटगांव के पास है, वो भी मरोड़ा जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें चल रही है। हम एक ही तरफ आंख लगा कर बैठेंगे तो हमको पूरी पिक्चर समझ में नहीं आएगी। भाव, ये आपने अच्छा चर्चा कर दिया चिकन नेक का। ये अभी जब चाइना की यात्रा पर गया था मोहम्मद यूनुस, तो वहाँ काफी बकवास करके आया है 7 सिस्टर्स के बारे में। और उसने चाइना को कहा था कि हम आपको स्पेस देने को तैयार हैं, आप अपना बेस बनाइए। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जहाँ ये चिकन नेक है, यहाँ पर इसके पास ही एक जगह जो है वो तय कर दी गई है। चाइना के लिए एयर बेस बनाने के लिए जगह उसको दी जा रही है, जिसमें बांग्लादेश का भी कुछ शेयर है और पाकिस्तान की भी एक भूमिका बताई जा रही है। तो ये जो हमारी 1 लाख फौजें अगर इस समय सिलीगुड़ी में युद्धाभ्यास कर रही हैं,
तो ये तो वैसे ही है जैसे पाकिस्तान को पहली डोज देने से पहले नीचे समुद्र में हमारा आईएनएस विक्रांत और इधर अलग अलग कमांड में जो हमारे युद्धाभ्यास चल रहे थे और उसके बाद शुरू हो गया था काम। इसी तरीके से रूस का भी अगर आप अध्ययन करें तो यूक्रेन के ऊपर अटैक से पहले उसका भी युद्धाभ्यास ही चल रहा था। तो क्या ये बिल्कुल उचित समय है बांग्लादेश की मुश्कें कसने का और अपना ये चिकन नेक को पूरा और चौड़ाई में ले लेने का? रंगपुर है, आपका चिटगांव है, ये सब इलाके जो है, और वो तो मांग करते भी रहे हैं, खुद ही मांग करते रहे हैं। नहीं, मांग वो देखो उनकी, वो क्या करेंगे वो उनका अधिकार है। हम वहां के आप ये नागरिक, नहीं वहां मांग के सकते नागरिक, वो। वहां की हाँ, सरकार नहीं, नागरिक वहां के। रंगपुर नहीं नहीं, के तो कई ये वो वो चाहिए वो बोल सकते हैं। अब राजदीप सरदेसाई ये ना बोले वो ना बोले, ये तो हम नहीं तय कर सकते ना। हम उसको बायकॉट कर सकते हैं, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो बात ये है कि पाकिस्तान क्या बोल रहा है, चाइना क्या बोल रहा है, बांग्लादेश क्या कर रहा है। अगर वो उसमें से हमको कोई नुकसान हो रहा है तो हम क्या करेंगे? मेरे हाथ में बैट है, बॉलर कौन है, बॉलिंग क्या करेगा, स्पिनर करेगा या फास्ट बॉलिंग डालेगा, वो उसका शब्द है। मोदी जी को पता है कि मेरे हाथ में बैट है और मुझे बैटिंग करनी है। तो अभी चिकन नेक जो है, वो चिकन नेक का जो चिकन का मुर्गी की गर्दन होती है। अब मुर्गी की गर्दन जो है वो हम गेंडे की भी गर्दन बना सकते हैं अगर हमने चाहा तो। जो सिलीगुड़ी के पास का इलाका बांग्लादेश का है, उसमें 50-30 किलोमीटर अंदर घुसकर बस बैठ गए वहां, तो वो ही चिकन नेक है, वो गेंडे की नेक बन सकता है। और ये मुझे अभी कुछ पिछले हफ्ते में मैंने एक वीडियो देखा था, एक मेंढक था। तो उस मेंढक को पकड़ने के लिए और निगलने के लिए एक बड़ा सांप आया है। वो मेंढक जो है वो भागता नहीं, वहां बैठा रहता है, उसको नजदीक आने देता है और फिर अपने आप में इतनी हवा भर देता है मानो गेंद जैसा फूकता है, फैल जाता है। अब जितनी उसको मुंह में पकड़ने की वो सांप कोशिश करता है, वो मुंह में आता ही नहीं। तो मेंढक तो आसानी से उसके मुंह में आ सकता था, लेकिन अगर उसने फैलने की कोशिश की तो उसके पीछा करते करते सांप थक जाता है, लेकिन उसके मुंह में आता नहीं। तो ये भी बात समझना जरूरी कि वो मेंढक है, वो हवा अंदर लेके भी फैल सकता है, और अगर फैल जाता है तो उसको तुम अपनी जबड़े में नहीं ले सकते। बिल्कुल वही बात है। आप अपने तरीके से सोचो सिचुएशन। देखो, पत्ते, ताश के पत्ते खेलते हैं हम, तो हर एक को बांटे जाते हैं, हर एक के हाथ में पत्ते होते हैं, तो आपके ही बेस्ट है और सामने वाले के कुछ बचा ही नहीं, ऐसा आप सोचते हो। लेकिन ताश के पत्ते की खूबी वही है कि आप जिस ढंग से खेलोगे तो वही कमजोर पत्ते बाजी मार जाते। तो ये राजनीति है, यहाँ ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता है। देखो, जो सामने वाला दुश्मन है, दिखाई देने वाला है, उसको डरने की जरूरत ही नहीं होती। राजनीति में आपको सबसे ज्यादा अपने दोस्तों से डर कर रहना पड़ता है। आजकल वो मुनीर है पाकिस्तान का, वो पहले 4 दिन बंकर में बैठा था, अब बोलता है ये बंकर सेफ नहीं है, ये सब यहाँ का हटाओ, रावलपिंडी का और इस्लामाबाद में नया हेडक्वार्टर बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? उसको अपने ही बंकर में सुरक्षितता नहीं महसूस हो रही है और अपने ही साथियों पर उसका भरोसा उड़ गया। तो ये राजनीति होती है, वो हमें समझना जरूरी है। और इसलिए वो क्या करेगा, ये क्या करे, देखो। और तिस्ता प्रहार, उसका नाम क्या रखा है? जो युद्धाभ्यास चल रहा है सिलीगुड़ी के पास, उसका नाम क्या है? तिस्ता प्रहार। तिस्ता नदी है जो चाइना से होकर, तिब्बत से होकर आती है और अरुणाचल वगैरह सिक्किम घूमकर बांग्लादेश में उतरती है, और उस पर भी पानी रोका जा सकता है। तिस्ता प्रहार का मतलब सिंधु का पानी रोकने की पूर्व सूचना है। हाँ, यहां सिंधु नहीं है, यहां तिस्ता है। और जब तिस्ता प्रहार यानी तिस्ता भी प्रहार कर सकती है, ये सिग्नल दिया गया।
भाऊ, जब ये 22 अप्रैल को घटना हुई, नरसंहार हुआ, तब पूरा देश अवाक था, सदमे में था। और पता सबको था, प्रधानमंत्री सऊदी अरब से आ गए थे अपनी यात्रा बीच में छोड़ करके, और उन्होंने अगले ही दिन बिहार जाकर के कह भी दिया था कि जिन्होंने ये किया है उनकी पहचान करेंगे, कहाँ है, उनका पीछा करेंगे, उनको पनिश करेंगे और उनके आकाओं को भी नहीं छोड़ेंगे। ये कोई सीक्रेट बात तो थी नहीं कि आतंकवादियों के ठिकानों पर अटैक होने जा रहा है। फिर कांग्रेस पार्टी एस जयशंकर के बयान को मुद्दा बनाने की कोशिश क्यों कर रही है? नहीं करे, दूसरा क्या करेगी? आप सोचो कि आप कांग्रेस के नेता हो और आपका नेता राहुल गांधी है। ऐसे में आप क्या करोगे? जयशंकर को गाली दोगे, मोदी को गाली दोगे। यही तो कांग्रेस की पॉलिसी बन गई। कांग्रेस के अपने लिए कोई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती अगर क्या है तो उनकी कोई अपने लिए पॉलिसी नहीं है। जो कुछ भारत के खिलाफ है वही हमारी पॉलिसी है। इससे पाकिस्तान का 70 साल में नुकसान हो गया। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया है। भारत के नुकसान करने के लिए जो कुछ करना है वो करते रहे और अपने लिए नहीं बना पाए और भारत का नहीं बिगाड़ पाए। कांग्रेस की पिछले 10-15 साल से यही बुरी हालत है कि वो अपनी पार्टी बनाने की सोचते ही नहीं है। तो जो कुछ जयशंकर के बारे में बोलेंगे, अब जयशंकर बड़ा सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर है, वो उसको वो अगर बोलता है तो बड़े बड़े नेशन से उनके राष्ट्र प्रमुख भी डरते हैं उसको। और वो सिर्फ परराष्ट्र मंत्री है, परराष्ट्र विदेश मंत्री है। तो ये मोदी से भी आगे चला गया, ये किसको डरता नहीं। तो इनकी हालत वो है कि उनकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है कि भाई आगे चलकर हम खुद खड़े। अब कल की बात है 2 दिन पहले की, जब संजय राउत की किताब का विमोचन होना था, उसमें बात करते हुए शरद पवार क्या बोले? बोले जो ईडी 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 हम बोल रहे, वो ईडी जिस आधार पर काम करती है, जिस रूल्स रेगुलेशन और कानून पर काम करती है, वो कानून यूपीए की सरकार के समय बनाया गया। यानी वाजपेयी ने वो बिल पास किया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनने होते वो तो हमने बनाए हैं, यूपीए ने बनाए। और पवार कहते कि मैंने उसी वक्त यूपीए के मीटिंग में बोल दिया था कल तक हमारी सत्ता रहेगी तब तक ठीक है, लेकिन यही रूल्स हम पर बुमरैंग हो सकते। ये आज बोल रहे शरद पवार। तो ये समझना जरूरी होता है कि आज हम बोल रहे लेकिन कल पलटा उल्टा ये हो गया, तो सब पलटी हो गया, तो हम क्या करेंगे? ये भूल गए कि जब 4 से 14 तक आपकी सत्ता थी तो आपने जिस ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट बनकर मोदी और अमित शाह गुजरात वालों को छलाया है, सताया है, तो सताने के तरीके तो आपने दिखा दिए, अब वो उसका इस्तेमाल कर रहे। तो इसलिए ये सोचना जरूरी होता है कि भाई आज हम बोल रहे, पॉलिटिकल पॉइंट मीडिया में हमको मिल रहे, लेकिन क्या इसका आगे चलकर हमारे राजनीति में फायदा है या टोटा है? सबसे बड़ी बात ओवैसी को देखो, सबसे बड़ी बात ओवैसी की देखो को मोदी विदेश जाने के लिए उनको बुलाता है, उद्धव ठाकरे के पार्टी का एक भी एमपी नहीं होता। तो हिंदुत्व वाला कौन है सोचो? उद्धव ठाकरे खुद का कितना बड़ा नुकसान कर बैठे हैं कि उनकी जो दूसरी शिवसेना है एक नाथ शिंदे के बेटे को एक टीम का लीडर बनाया और इनकी जी पार्टी हाँ, का एक मेंबर तक शामिल नहीं किया। शायद प्रियंका है, प्रियंका चतुर्वेदी, नहीं जिसको नहीं, वो लेकर के। लीडर तो नहीं है ना, इनकी हाँ, पार्टी तो लीडर नहीं वही है, है। लीडर नहीं है, लीडर नहीं है। तो कहने का मतलब ही है कि आप आज जो कर रहे हो ये मत भूलो कि कल उसकी कीमत। ये देखो, राजनीति में तुम आज जो करते हो ना, वो आपके पास क्रेडिट कार्ड है। जब महीना खत्म हो जाता है तो उसकी जो बनती है रकम वो अदा करनी पड़ती है।
ये मत भूलो कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, इधर घिसाया उधर लटकाया, निकल आए नोट, निकल आए पैसे, तो महीने के आखिर में वो चुकता भी करना पड़ता है। अगर ये नहीं समझ रहे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, और क्या है। कांग्रेस को शशि थरूर से क्या परेशानी है और उनको आजकल गौरव गोगोई और नासिर हुसैन जैसे पसंद क्यों हैं, जिन पर आरोप लग रहे हैं पाक परस्ती के? उस पर तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाए हैं गौरव गोगोई पर कि उसकी पत्नी को पाकिस्तान के एक एनजीओ से पैसा मिलता रहा है, और गौरव गोगोई जो है वहाँ की इंटीरियर मिनिस्ट्री के आमंत्रण पर 15 दिन पाकिस्तान में रह कर के आए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया भी नहीं इन्होंने। नासिर हुसैन को जब राज्यसभा में नामित किया गया था तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे बेंगलुरु में। तो ऐसे दो लोगों को लिस्ट में डालना, और भारत सरकार अगर शशि थरूर को एक टीम का लीडर बनाती है जो अमेरिका और आसपास के देश जा रही है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। नहीं, वो तो होता है ना, तुम अगर दिन को रात कहो रात कहेंगे, वो जो फिल्म का गाना है उससे कोई मतलब नहीं है। तो बात ये है कि शशि थरूर ने मोदी उस स्टेज पर भी बोले ना कि बहुत लोगों के पेट में दर्द होने वाला है। त्रिवेंद्रम में जो फंक्शन था उसमें थरूर उनके मंच पर बैठे थे, तभी से उनका सवाल ये नहीं, वो मोदी के खिलाफ होना चाहिए, सच हो झूठ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मोदी के बारे में 4 बातें अच्छी कहोगे तो आप कांग्रेस के दुश्मन बन गए। ये उसमें पॉलिसी है का, उसका कारण नहीं होता है, बस गाली दो। मुझे याद है आपको 2012 के विधानसभा चुनाव में पैरों तले बैठकर राजदीप सरदेसाई ने किसको राजदीप ने मोदी की इंटरव्यू की थी, तब मोदी ने उनको बोला था ना, मोदी को गाली दोगे राज्यसभा मिल जाएगी, पद्मश्री मिल जाएगी। तो ये कांग्रेस की पॉलिसी है, आप समझो ना। तो इसमें आप चौंक जाने की कोई बात नहीं है, ऐसा ही करेंगे, मर जाएंगे। लेकिन देखो, एक मशीन होता है, उसके पुर्जे जिंदा नहीं होते, उसको कोई पावर देता है वो चल जाते हैं, लेकिन अगर वो टूट जाते हैं तो 3-4 टूट गए, फिर भी एक जहां से पावर मिल रही है वो घूमते रहता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता, फिर भी घूमता रहता है। बिल्कुल कांग्रेस की और कांग्रेस की इकोसिस्टम की स्थिति वो हो गई है, उसको जहां से पावर मिल रही है एक पुर्जा चल रहा है, बाकी तो टूट गए और काम का तो कुछ नहीं। ये कांग्रेस की हालत है, और मोदी के खिलाफ जो जो पार्टी है इनकी ऐसी ही हालत है। भाव एक डोज तो पाकिस्तान को दे दी गई है और ठीक ठाक डोज दी गई है, अगली डोज कब लेगा पाकिस्तान, कुछ आपको आइडिया? मैं मानता हूं कि अब देखो, एक उसको काट कर, मैं हमेशा बोलता हूं, बकरा काटा जाता है उसको लटका के रखा है, अब दूसरा बकरा काटने के बाद इनकी हड्डियां बिड्डियां कुछ बची है वो सस्ते भाव में बेची जाएगी। ये बड़े भाव खा रहे थे, इन गधों को पता नहीं कि अब देखो, उस दिन भी कहीं मैं किसके साथ चर्चा कर रहा था तो सवाल आ गया कि अरे फिर इनको आईएमएफ से लोन दिया, क्या लोन दिया भैया, लोन दिया ही नहीं है। लोन के बदले इनको अमेरिका से कुछ हथियार मिलेंगे, बांग्लादेश को भी इनको भी। तो अब आप पैसा नहीं दे सकते तो ठीक है, आईएमएफ इनको लोन दे दो, यानी पैसा अमेरिका के बैंक खाते में आएगा। अब इनको जब उधारी पर आप खरीदते हो तो आपको चॉइस नहीं रहता, भाई इसका ये स्पेयर पार्ट सही है कि नहीं, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। तो जो अमेरिका में भंगार पड़ा था वो इनके गले में मारेंगे, और जब हम सीधी साधा एक कोई क्या बोलते हैं उसको, ड्रोन छोड़ देंगे गिर जाएगा। पाकिस्तान और चाइना के जो मिसाइल थे या हवाई जहाज थे, जो हम लोगों ने आसानी से गिरा दिए ये बोला जाता है, लेकिन अगर वो भंगार ही था तो हमने बहुत बड़ा पराक्रम किया, ये मैं नहीं मानता। इनको भंगार दिया था और ये भंगार पर रुबाब मार रहे थे, रौब दिखाए थे, खत्म हो गया। तो अगला अगला देने की जरूरत वो पैदा करेंगे।
एक बात मैंने पढ़ी और याद है कि जब 5 गांव दे दो और समेट कर देते, ये कहने के लिए भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास जा रहे थे, तो द्रौपदी उसे बोलती है कि तू मेरा भाई है, मेरे इज्जत का सवाल है, तो तू मेरे इज्जत का सौदा कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया था कि भाई मेरे बुद्धि से भी ज्यादा मेरा दुर्योधन की मूर्खता पर विश्वास है, तो यो युद्ध करेगा ही। हाँ, लेकिन उसको आखिर चांस दिया, ये दिखाने का नाटक करने जा रहा हूं। तो अब पाकिस्तान को जो कुछ दिखा है, देखो अगला देने की जरूरत नहीं है। उनके 6-7 हवाई अड्डे अगर खराब हो गए तो हवाई जहाज उड़ा नहीं सकते। जिस ढंग से किरना में डैमेज कर दिया, उसके बाद वो न्यूक्लियर की धमकी नहीं दे सकते। लेकिन एक बात वो हम समझना चाहिए कि पाकिस्तान को जिंदा भी रखना जरूरी है। जीने नहीं देना है, लेकिन मरने भी नहीं देना है। मतलब ये कि जिंदा रहो लेकिन जहन्नम में रहो। तो ये बात चलो, तो जब समय आएगा हो जाएगा। तब तक ये बाकी के काम छोटे मोटे पड़े हैं ना, बांग्लादेश, म्यांमार, उनको भी सीधा करना है। चाइना को उसकी जगह दिखानी है। देखो सिलीगुड़ी का मामला जो है वो बांग्लादेश के साथ साथ चाइना का भी मामला है। जिस जिस ढंग से हमने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर किया है, उससे चाइना भी डर गया है, क्योंकि गलवान उनके लिए पहला धक्का था कि बिना हथियार के 40 लोग मारे जा सकते हैं। अब ये पाकिस्तान में बॉर्डर क्रॉस करने के सिवा भी इतना डैमेज कर सकते हैं। तो चाइना के दिमाग में डर पैदा करने का स्ट्रेटेजी लगाया गया। मैंने उस पर मराठी में वीडियो भी डाला है कि जब मैंने गलवान का मामला चल रहा था तो मैंने 7-8 वीडियो बनाए थे। तो हमारे जो रिटायर्ड चीफ एयर मार्शल बरबोरा थे, उनका फोन आया था मुझे। उनकी बात एक चैनल पर मैंने सुनी थी और मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने उस पर मराठी वीडियो बनाया। तो वो मराठी नहीं समझ पाते थे। हमारे पुणे के कोई लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने उसकी लिंक बारबोरा को भेजी और उनको समझाया, मराठी तुमको नहीं समझे लेकिन आशय समझो और फिर वो देखो। तो बोले मुझे बहुत जोर से अगर बात करनी है, मेरे पास अभी तो दो जिंदा नहीं है। तो मैंने बोला मैं फोन करता हूँ। नहीं बोले उनको फोन करना है, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे टाइम बता दो। तो वो मुझे बोले कि यार मैं चैनल पर बोल रहा होता तो एंकर के दिमाग में जो बात नहीं घुसी वो तेरे दिमाग में कैसे आई। तो उन्होंने जो पॉलिसी बोली थी उस पॉलिसी पर मैंने बोला डिफेंस का मतलब क्या होता है, क्या बोलते ऑफेंसिव डिफेंस, यानी हम पर कब हमला होगा इसके डर से दुश्मन को सहमा रखना, यही तो डिफेंस पॉलिसी होती है। और उस पर मैंने वीडियो बना था, वो बहुत खुश हो गए थे। तो वो पॉलिसी आज मोदी जी डिफेंस की पॉलिसी जो दिखा रहे हैं वो ऑफेंसिव डिफेंस है कि ये कब हमला करेगा इसका जो डर है वो पैदा करो। हथियार वगैरह तो लगते हो गए, कम हो गए, ज्यादा हो गए, वो बात नहीं है। चाइना के पास बड़ी संख्या में सेना है, हथियार है, लेकिन वो अभी भी डरा हुआ है। उसको और डराना यही तीस्ता प्रहार सिलीगुड़ी युद्धाभ्यास का कारण है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है भाऊ। और ये आधा मोर्चा जो घर के भीतर है, नहीं वो अपने आप जाएगा। देखो अपने आप जाएगा। वो हम बच्चे थे मुंबई में, तो हमारी 3 मंजिला बिल्डिंग थी और 4-5 ऐसी बिल्डिंग थी, बीच में एक छोटा मैदान था। तो साले चूहे बहुत नीचे से बिल बनाकर बिल्डिंग में घुसते थे। रात में सुखसुखाट हो गया तो आ जाते थे। तो साल का इनका बंद हो। तो हम वो सब बच्चों ने एक चालाकी की थी, जितने बिल थे हमारे बिल्डिंग में कंपाउंड में आए हुए, वो घेरे वाली सब बिल्डिंग थे ना, एक साथ हमने एक समय में सब जगह से ये थोड़ा कचरा कागज ये तो डालकर मिर्ची डालकर जला दिए थे। तो सभी बिल में एक साथ मिर्ची का धुआं आने लगा। तो ये भागेंगे तो मैदान में भागते हुए दिखाई दे रहे थे। तो सब लोग, हम बच्चे टेरेस पर खड़े रहकर मजा देख रहे थे। तो वो मैदान में जिनके बिल निकलते थे वो चूहे
मानो 200-300 चूहे एक साथ मैदान में निकल कर बाहर आए थे। तो ये अंदर का जो आधा मोर्चा आप बोल रहे हैं, उनकी ज्यादा बात मत करो। अभी अभी तो बरखा दत्त का दिमाग ठिकाने आया है, तो बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। ये बड़ी बात नहीं है, अंदर की है, उनको उनकी सांस रुकने का समय आ जाएगा, वो अपने आप पलटी मार दे। भाऊ उनको बहुत बहुत सजा देने धन्यवाद। में फंस गए तो आप जंग नहीं लड़ सकते। सही है भाऊ, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।